गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 उसमें हमारा जो 5वां गद्य है जिसका नाम है स्वराज्य की नींव, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। ये जो गद्य है स्वराज्य की नींव, उसका प्रकार है एकांकी। एकांकी यानी कि एक अंक में प्रस्तुत करने वाला नाटक, जिसे हम एकांकी कहते हैं, जिनके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी का परिचय हम देखें तो विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा है वो हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1954 से ये दिल्ली आ गए और तब तक से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। उसने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उनकी प्रमुख रचनाएं हम देखें तो ढलती रात, स्वप्नमयी वो उनका उपन्यास है। संघर्ष के बाद वह उनका कहानी संग्रह है। नव प्रभात और डॉक्टर वे उनके नाटक है। प्रकाश और परछाई और बाहर एकांकी, अशोक वगैरह उनके एकांकी संग्रह है। आगे जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र है। और आवारा मसीहा वो शरद चंद्र की जीवनी आदि उनके उपन्यास है। यानी कि इतने साहित्य है वो उन्होंने हिंदी में दिए हैं। उसके अलावा हम देखें तो विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधारा का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशन के पद पर काम किया। उसके बाद स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया था। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। तो ये था विष्णु प्रभाकर जी का परिचय। अब हमारा जो प्रस्तुत गद्य है स्वराज्य की नींव, तो यहाँ पे हम सबको पता है कि हमारा जो देश है वो पहले आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का शासन हम पर था। तो अनेक वीर और वीरांगनाओं ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है वो भजी है। उनमें से एक है हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो लक्ष्मीबाई है, उन्होंने अपने जीते जी झांसी पर और ग्वालियर पर जो ब्रिटिश शासन है उनका कब्ज़ा है वो नहीं होने दिया। अब लक्ष्मीबाई के बारे में हम जाने तो लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो 19 नवंबर 1835 में हुआ था, काशी में हुआ था। और उनका बचपन का नाम है वो क्या था तो कि मणिकर्णिका। मणिकर्णिका के नाम से उसे जाना जाता था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई है वो 1857 के जो ग्वालियर युद्ध है उसमें उन्होंने भाग लिया और झांसी को आज़ादी दिलाने मीन्स के झांसी पर कब्ज़ा न होने के लिए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन है वो किया था। तो उनके साथ उनके अनेक मित्र भी इस युद्ध में जुड़े हुए थे। तो 1857 का जो स्वतंत्र संग्राम है वो प्रथम स्वतंत्र संग्राम माना जाता है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई है, हमारा जो पूरा एकांकी है वो इसी बात पर आधारित है कि रानी लक्ष्मीबाई और उनके जो मित्र है, मुंदर है, जूही है, तात्या है, रघुनाथ है, उन सब ने आज़ादी दिलाने के लिए जो नींव है वो रखी थी। भले उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन लड़ते लड़ते वे लोग शहीद है वो हो गए और आखिर दम तक उन्होंने झांसी पर जो ब्रिटिश शासन है उनको नहीं आने दिया। तो इस तरह उन्होंने अपनी वीरता है वो प्रदर्शित की थी। अब गद्य देखें, उसके पहले उनके जो शब्दार्थ है वो और मुहावरे वो आपको लिखने हैं। ये शब्दार्थ है और ये मुहावरे हैं, ये सब आपको आपकी बुक में लिखने हैं। अब हम अपनी एकांकी की ओर
जाते हैं। एकांकी जिनके पात्र हैं लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ और सेना नायक, ये सब ये एकांकी के पात्र हैं। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। अब ये जो पूरा गद्य है वो एक एकांकी है, तो नाटक का एक जो अंश है वो लिया गया है कि जब 1857 का युद्ध हो रहा था उस समय रानी लक्ष्मीबाई की जो मनस्थिति थी वो क्या थी और उनके जो साथी है उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को किस तरह से सपोर्ट किया, ये सब इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो पूरा दृश्य है वो एक रंगमंच, क्योंकि ये क्या है, एक एकांकी है, तो यहाँ पे रंगमंच है वो दिखाया गया है कि रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य है वो अंकित किया गया है और पास ही कैंप लगा हुआ है। कैंप यानी कि तंबू, कि जब आपस में युद्ध होता है तो दोनों जो पक्ष के सैनिक होते हैं वो युद्ध की जगह पर इकट्ठा होते हैं और उनके रहने के लिए अलग अलग जगहों पर तंबू है वो बांधे जाते हैं। तो इसी तरह जो कैंप है वह पास में लगा हुआ है और महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग है वो दिखाई देता है कि वहाँ पर महारानी जो लक्ष्मीबाई है उनके तंबू का जो एक भाग है वो दिखाई दे रहा है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है, कि जब पर्दा उठता है तो उस समय महारानी लक्ष्मीबाई है वो एकदम उत्तेजित हो जाती है और जो अपनी सखी है जूही उनके साथ वो प्रवेश करती है और दोनों लाल कुर्ती के सैनिक की वेशभूषा में है। कि यहाँ पर लक्ष्मीबाई है वो अपने देश के लिए चिंतित है कि हमारा देश अभी तक आज़ाद नहीं हुआ और जो युद्ध की जो पूर्ण तैयारी है वो हो गई है और जो उनके साथी है तात्या है, सेनापति है, रघुनाथ है, वो सब भोग विलास में डूबे हुए हैं। तो उस समय जो लक्ष्मीबाई की जो मनस्थिति है वो मनस्थिति का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो लक्ष्मीबाई और उनकी जो सखी है जूही वो दोनों बातचीत करते हैं और क्या बात करते हैं वो देखते हैं। लक्ष्मीबाई वो अपनी सखी जूही से कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। यहाँ पे लक्ष्मीबाई है वो चिंतित अवस्था में है और अपनी सखी है जूही उनसे वो कहती है कि मेरे देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, कि झांसी, कालपी और जो ग्वालियर है वो कहाँ, हमारी जो मंजिल है वो बहुत पास है लेकिन फिर भी आज हमें दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि युद्ध में हम जीतने ही वाले हैं, हमारी जो मंजिल है वो पास ही आने वाली है, लेकिन अब वो धीरे धीरे हमें फिर से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके जो साथी है वो भोग विलास में डूबे हुए हैं। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। अब वो यहाँ पर लक्ष्मीबाई है वो प्रकृति के साथ अपनी मनस्थिति है वो उनका वर्णन है वो करती है और वो कहती है कि जैसे मैं स्वराज्य को देखती हूँ, यानी कि जैसे ही मैं अपने देश को वापस लाना देखती हूँ तो उसी समय दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है, यानी कि दूसरे ही क्षण मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है वो आ जाती है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है, कि हिमालय को यदि मैं पार कर जाती हूँ किसी भी तरह तो समुद्र की जो लहरें हैं, बड़ी बड़ी लहरें हैं, वो मुझे थपेड़े मार रही है, यानी कि जो समुद्र की लहरें हैं वो मेरे मार्ग में बाधाएं है वो उत्पन्न कर रही है। उसे जूझती हूँ तो नाविक है वो सो जाते हैं, कि यदि मैं समुद्र की लहरों का सामना भी कर लेती हूँ तो उनका जो नाविक है वो सो जाता है, यानी कि उनके जो सेनापति है और सेना है वो सो जाती है, यानी कि उनका साथ है वो ठीक से नहीं दे रही है। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, क्षितिज यानी कि आसमान और धरती वो दोनों हमें ऐसा दिखाई देता है कि यानी मान लो कि वो दोनों एक होते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो उसे क्षितिज है वो कहते हैं। तो वो जूही को दिखा रही है कि देखो जूही, वो क्षितिज देखो कैसी
लपलपाती हुई लपेटें उठ रही है। सारा आकाश घूमघटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। वो लक्ष्मीबाई है वो जूही से कह रही है कि यहाँ पे जो पूरा वातावरण है वो वातावरण कैसा है, तो कि युद्ध का है। आकाश में काले बादल है वो छाए हुए हैं और मैं अनेक कठिनाइयों का सामना मैं कर रही हूँ, लेकिन एक के बाद एक जो बाधाएं हैं वो मेरे सामने आ रही है। तो इस तरह मेरा जो मनोबल है वो धीरे धीरे टूट रहा है। और हमारे जो राव साहब है, सेनापति है, वो रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में सो रहे हैं, यानी कि वो भोग विलास में डूबे हुए हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर से बोल उठती है कि यहाँ पे जो महारानी है उनकी मनस्थिति का वर्णन है वो किया गया है। वो उत्तेजित हो जाती है, वो गुस्से में आ जाती है और जूही से कहती है, कुछ कहना चाहती है लेकिन कहते कहते कुछ मौन हो जाती, यानी कि कुछ नहीं कहती। उसके बाद जूही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन फिर से रानी जो लक्ष्मीबाई है वो कुछ बोल उठती है। वो कहती है कि जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही के वो जूही से कहती है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी, उनके जो पति है गंगाराव, उनसे उन्होंने वादा किया था कि वो झांसी पर जो ब्रिटिश शासन है उनका साम्राज्य स्थापित नहीं होने देगी। तो वो कहती है कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी, प्रण लिया था कि मैं झांसी पर किसी और का अधिकार नहीं होने दूंगी, लेकिन मेरी जो ये प्रतिज्ञा है वो अब मुझे टूटती हुई दिखाई दे रही है। सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। यहाँ पे जो लक्ष्मीबाई है वो अचानक से तीव्र आवाज़ में कहती है, नहीं नहीं, जो हमारी झांसी है वो हमारे हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। यहाँ पे लक्ष्मीबाई है वो कहती है, पहले वो उनकी जो मनस्थिति है वो निर्बल हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से उसमें उत्तेजना है वो आ जाती है और वो कहती है कि मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी, मैंने जो प्रण लिया था कि मैं झांसी है वो किसी को नहीं दूंगी, तो वो जो प्रण है वो मैं हर हालत में पूर्ण करके रहूँगी, चाहे मैं अकेली ही क्यों न हो। तो अकेली ही मैं ब्रिटिश अंग्रेज है उनके सामने लड़ाई करूँगी और झांसी पर किसी और का कब्जा है वो नहीं होने दूंगी। उसके बाद जूही है वो लक्ष्मीबाई से बात करती है और कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसे। जूही है वो लक्ष्मीबाई को आश्वासन देती है कि आप कौन कहता है कि आप अकेली हो, आप अकेली नहीं हो, आप तो हमेशा गीता का पाठ करती है और हमें पता है कि गीता है उनके हर एक अध्याय में हमारे हर एक प्रश्नों का निवारण है वो दिया गया है। तो आप तो हर रोज गीता का पाठ करती हो, तो आप अकेली कैसी हो, तो आप क्यों घबराती हो, ऐसा जूही है वो लक्ष्मीबाई से कहती है। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। यहाँ पे लक्ष्मीबाई है वो जूही से कहती है कि मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि झांसी मुझ में इतनी शक्ति है, मैं जो ब्रिटिश शासन है उनके साथ लड़ाई कर सकती हूँ, मैं अपनी झांसी है वे उसे नहीं दूंगी। लेकिन क्या तुम जानती नहीं हो कि बाबा गंगादास है, यानी कि उनके जो पति है, उसने उनसे क्या कहा था। तो गंगादास है वो कहते हैं कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। यहाँ पे गंगादास है वो लक्ष्मीबाई से कहते हैं कि हमारा देश है, जब तक छुआछूत का भेदभाव है और ऊंच नीच का भेदभाव है, तब तक हमें स्वराज्य है वो वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वराज्य लेने के लिए हमारे लोगों में एकता होनी जरूरी है और वही हमारे
अंदर नहीं है और इन्हीं के कारण ये जो अंग्रेजों है उन्होंने हम पर शासन है वो किया था। तो जब तक हम हमारे देश से ये छुआछूत का भेद और ऊंच नीच का भेद है वो नहीं मिटा सकते, तब तक हम अपना स्वराज्य है वो वापस नहीं ले सकते। तो स्वराज्य पाने के लिए ये जो सारे भेद है वो हमें मिटाने होंगे और हमें जनता का सेवक बनना है। जन शासन नहीं बनना है, जनता पर शासन नहीं करना है, लेकिन जनता का सेवक बनकर हमें रहना है, तभी हमें हमारा स्वराज्य है वो वापस मिलेगा। और यहाँ पे 3 गुणों का बात किया गया है कि जो 3 गुण है यानी कि सेवा, तपस्या और बलिदान, ये 3 ही चीज़ों से हमें हमारा स्वराज्य है वो वापस मिल सकता है। जूही कहती है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना है, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है। यहाँ पे जूही है वो लक्ष्मीबाई से बहुत अच्छी बात करती है। वो कहती है कि गंगाधर है उन्होंने कहा था कि स्वराज्य की प्राप्ति से भी बढ़कर जो है वो है स्वराज्य की नींव रखना, यानी कि स्वराज्य का पत्थर बनना। यहाँ पे हमें जो इस गद्य का शीर्षक दिया गया है स्वराज्य की नींव, वो भी शीर्षक हमें योग्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो 1857 की जो क्रांति थी वो पहली क्रांति थी। भले ही उसमें हमें आज़ादी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन स्वराज्य की जो नींव रखी गई थी, उनका जो पत्थर था वो इन लोगों ने रख दिया था। तो हम सबको पता है कि जैसे ही नींव मजबूत होती है उतनी ही मजबूत इमारत है वो बनती है। तो यहाँ पे सभी योद्धाओं ने अच्छी तरह से वीरतापूर्वक लड़ाई है वो की थी और शहीद हुए थे। तो यहीं से आज़ादी की शुरुआत है वो धीरे धीरे हुई थी। तो लक्ष्मीबाई ने भले ही उन्होंने आज़ादी प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका जो नींव है, उनकी जो नींव का जो पत्थर है वो उन्होंने आज़ादी का पत्थर है वो रख दिया था। तो जूही कहती है कि गंगाधर तो ये भी कहते हैं कि आज़ादी भले ही हमें ना मिले, लेकिन उनका जो पत्थर रखना है, नींव रखना है, वही सबसे बड़ी बात है। सफलता और असफलता देव के हाथ में है कि सफलता मिले, युद्ध में हमें सफलता मिले या ना मिले, ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन शुरुआत करना वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है कि सफलता, ये जो युद्ध हमारा चल रहा है उसमें हमें सफलता मिले या ना मिले, ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन जो नींव का पत्थर है वो तो हम रख ही सकते हैं और ये तो हमारा अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित है वो नहीं रख सकता। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है कि यहाँ पे जो 1857 का जो युद्ध हुआ था, जो स्वतंत्र संग्राम था, उसमें अनेक वीरांगनाओं ने भाग किया था। तो उनमें लक्ष्मीबाई और उनकी जो 2 सहेली है मुंदर और जूही, वो भी इतनी ही साहसपूर्वक से उन्होंने ये युद्ध में भाग लिया था। तो यहाँ पे ये बात सुनकर लक्ष्मीबाई है वो उसे शाबाशी देती है और कहती है कि आप लोगों से मुझे यही आशा थी। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। कि जो स्वराज्य पाने के लिए हम लोगों ने जो नींव रखी है वो नींव अवश्य सफल होगी, वो स्वराज्य हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि इनमें आप तुम्हारे जैसी वीरांगना है वो भाग ले रही है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है, हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो लक्ष्मीबाई है वो जूही से कह रही है कि ये जो स्वतंत्र संग्राम है उसमें तुम्हारे जैसे वीरांगनाओं ने भाग लिया है, इस बात का मुझे गर्व है, लेकिन उसे इस बात का दुख भी है कि उनके पास इतनी शक्ति है, यानी कि उनके पास जो सेना है वो भी सबसे बड़ी है और उनके पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी उनकी सेना में अनुशासन है वो नहीं, यानी कि उनके सेना पर उन लोगों का जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं है, और उनके पास ग्वालियर का किला भी है।
फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? वो लक्ष्मीबाई है वो कहती है कि हम कुछ नहीं कर पाते, तुम जानती हो हम कुछ क्यों नहीं कर पाते? तो जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है कि उसी क्षण जूही वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, तात्या जैसे सेनापति है और ग्वालियर का किला भी हमारे पास है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो सारे सेनापति है और जो तात्या है, रघुनाथ है, वो सब विलास प्रियता में डूब गए हैं, यानी कि ऐशो आराम की जिंदगी है वो जी रहे हैं। तो उसी समय मुंदर का प्रवेश है वो होता है। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। यहाँ पे मुंदर है उनका प्रवेश होता है और मुंदर कहती है कि कौन कहता है कि सभी लोग विलासिता में डूबे हुए हैं। मैं यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विलासिता में डूबे नहीं है। तो वो कहती है कि कौन कहते हैं कि सभी लोग विलासिता में डूबे हुए हैं? विलासिताओं में तो सिर्फ राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या है, वही डूबे हुए हैं। जूही सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। अचानक से जूही बोलती है मुंदर को कि नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। सेनापति यानी कि तात्या, कि जो सेनापति है वो विलासिता में नहीं डूबे हुए हैं। तो उसी समय मुंदर जूही से कहती है, मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। मुंदर है वो जूही से कहती है मुस्कुरा के कि ओह मैं समझ गई, तुम तो उन्हीं का पक्ष लोगी, यानी कि तुम तो सेनापति तात्या का पक्ष ही लोगी। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं। यहाँ पे जूही है वो दृढ़ स्वर में मुंदर से बात करती है। वो कहती है कि मैं उनका पक्ष है वो नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो तथ्य है, जो सच है, वही मैं कह रही हूँ कि उनको छिपाया नहीं जा सकता, यानी कि जो सच है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या है वो राव साहब को अपना तन मन से, उनको अपना स्वामी है वो मानते हैं, और वो जो कहते हैं वो सब वो तात्या, सेनापति तात्या है वो करते हैं। तो उसी समय मुंदर कहती है, ओह तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। कि मुंदर है वो जूही से कहती है, तुम तो ऐसा ही बोलोगी क्योंकि तुम उसे अपना स्वामी यानी कि अपना पति है वो मन ही मन मानती हो। तो जूही कहती है, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। यहाँ पे जो जूही है वो कहती है, मुंदर उनसे कहती है तो कि तुम तो उससे इसी तरह से बात करोगी क्योंकि तुम उसे अपना स्वामी मानती हो। तो जूही उत्तेजित होकर कहती है कि हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन उससे बढ़कर जो रानी है यानी कि लक्ष्मीबाई है उससे मैं अपना स्वामी मानती हूँ, और उससे भी बढ़कर जो हमारा देश है, भारतवर्ष है, उसे मैं अपना स्वामी मानती हूँ। तो इन सब के लिए मैं सबको ठुकरा सकती हूँ, यानी कि सेनापति को भी ठुकरा सकती हूँ और एक बार ठुकरा भी चुकी हूँ। काकर, जूही तू तो नाराज़ हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं है। मुंदर है वो कहती है कि तुमने तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया, तुम तो नाराज़ हो गई, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। फिर वो उसे कहती है कि यदि तू उसे अपना स्वामी मानती है, तू इसे इतना पहचानती है, तो तू उसे ये सब कार्य करने से रोकती क्यों नहीं है। तो उसी समय लक्ष्मीबाई है वो कहती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उसे बुरी तरह धुतकार दिया था। कि लक्ष्मीबाई है वो मुंदर से बात करती है और मुंदर से कहती है
कि जूही ने एक बार उसे ठुकरा दिया है, क्योंकि इस बात का तो मुझे भी पता था कि जब राव साहब के कहने पर तात्या जूही को नाचने के लिए बुलाने आए थे तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था, उसे दुत्कार दिया था और उनके साथ जाने से मना कर दिया था। जूही: हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रहती हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। कि यहाँ पे जूही है वो लक्ष्मीबाई से कहती है कि मैं नाच सकती हूँ, पर किसके लिए? अपने देश के लिए। अपने देश के लिए नृत्य करना मुझे अच्छा लगता है। जो हमारी कलाएँ है उसमें एक कला नृत्य की भी है। और पहले के समय में हम देखें कि राजा महाराजा जो सब है वो अपना आनंद लेने के लिए ऐसे ही नृत्य कला का प्रदर्शन है वो करते थे। तो इसी तरह जो जूही है वो भी नृत्य कला में निपुण थी। तो राव साहब है वो तात्या से कहते हैं कि तुम जाकर जूही को बुलाओ और उसे नृत्य करने के लिए कहो। तो उसी समय जूही है वो उसे मना करती है और वो कहती है कि मैं नाच सकती हूँ, लेकिन अपने देश के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए, ना ही के भोग विलास में डूबे गए व्यक्ति के लिए। लक्ष्मीबाई कहती है, दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। वो कहते हैं कि ये सब सुनकर लक्ष्मीबाई है वो दीर्घ श्वास ले रही है और यानी कि हताश हो रही है और कहती है कि वही तो हम नहीं कर सकते, ठोकर है वही तो हम उसे नहीं मार सकते, और वही जो दर्द है यानी कि उनको ठोकर न मारने का दर्द है वही हमें कचोट रहा है। और आगे कहती है, अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सके तो बात ही क्या थी। कि यदि उन्हें ठोकर मारकर उनकी जो मदहोशी है तो वो यदि हम दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। यानी कि उन्हें सही रास्ते पर रानी लक्ष्मीबाई और उनकी जो दो सखी थी मुंदर और जूही, वो इन सबको सही रास्ते पर नहीं ला सकती थी। जूही कहती है, बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही है वो कहती है कि औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अपनी बात का पता है कि यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इन सबको ठोकर है वो मार सकती हूँ, यानी कि उन सबको सही रास्ता दिखा सकती हूँ, सही रास्ते पर मैं उन्हें ला सकती हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। कि यहाँ पे मुंदर है वो भी जूही का साथ देती है और कहती है कि हाँ मैं भी तैयार हूँ, मैं भी उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूँ। यदि जो आप आज्ञा दें तो मैं और जूही हम दोनों जाकर उन्हें नींद से जगा सकते हैं, यानी कि ये जो गलत रास्ते पर चले गए हैं उसे सही रास्ता है वो दिखा सकते हैं।